नमस्कार। आज हम साबुन अपमार्जक और साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साबुन क्या होते हैं। तो जैसा कि साबुन है, साबुन क्या होते हैं कि जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल है। कौन कौन से वसा अम्ल हैं? स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। इनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि साबुन क्या होते हैं, तब आप लोगों को बताना होगा कि साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, कितने कार्बन होंगे? कम से कम 12 से 18। तो यहाँ देखिए C12 से C18 है। तो यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल हैं, जैसे स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, इनके सोडियम और पोटेशियम लवण क्या होते हैं? साबुन होते हैं। इन सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त करने के लिए इन वसा अम्लों को किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ इनको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या बनेंगे? साबुन बनेंगे, मतलब उनके सोडियम और पोटेशियम लवण बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साबुन बन रहा है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ देखो, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि ये जो है ये क्या है? उच्च वसा अम्लों का एक उदाहरण दे रखा है CH2COOR। R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, लंबी श्रृंखला जो है उसे R के रूप में दर्शा दिया जाता है। ऐसे ही ये जो है ये उच्च वसा अम्ल है। इसकी क्रिया हमने किससे करवाई है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही कहा है ना कि वसा अम्लों को किसके साथ गर्म करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? साबुन बनता है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टूटेगा COOR, ठीक है, तो ये है RCOO। अब इसमें जो टूटेगा Na और OH, तो यहाँ पर Na इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ठीक है, ये क्या है? सोडियम लवण बन गया। तो ये क्या है? साबुन है। और यहाँ पर ये जो OH है ये इसके साथ श्रृंखला के साथ जुड़कर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल बनाता है। तो यहाँ पर ये जो साबुन प्राप्त हुआ है इसको अब क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे। मिलाने पर साबुन इससे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो यह क्रिया क्या है? साबुनीकरण की क्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि किसे कहते हैं साबुन? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल हैं इनके सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अब यहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाएगा साबुन क्या है, तब हमें ये क्रिया बतानी है। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या है कि जैसे जो वसा अम्ल है इनके सोडियम और पोटेशियम लवण है वो ही जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। आप लोग देखिए, जैसे इसकी यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके साथ क्रिया करवाएंगे तो वो जल में क्या नहीं होते हैं? विलय नहीं होते हैं, इसलिए वो साबुन नहीं बन पाते। तो यहाँ पर ये जो वसा अम्ल हैं इनके सोडियम और पोटेशियम लवण ही क्या बनाएंगे? साबुन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। फिर यदि कोई पोटेशियम लवण से बना हुआ साबुन है तो वो क्या होता है? अधिक मृदु होता है, यानी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो ये कौन से साबुन हैं? जो सोडियम लवण से बने हुए हैं। जैसे अपनी शेविंग क्रीम है, ये इसमें क्या है? सोडियम लवण वाले साबुन है। शैम्पू है, इनमें क्या है? सोडियम लवण वाले साबुन है। और ये क्या होते हैं? मृदु होते हैं। ऐसे ही हमने कई साबुन देखे हैं, वो क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। क्यों होते हैं पारदर्शी? क्योंकि उनमें क्या मिली हुई होती है? ग्लिसरीन मिली हुई होती है। तो जैसे ही हम इस लवणों में क्या मिला देते हैं? ग्लिसरीन मिला देते हैं, तो वो साबुन क्या बन जाते हैं? पारदर्शी बन जाते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो साबुन है ये क्या है? मृदु जल में तो क्या देते हैं? सफाई करते हैं, लेकिन कठोर जल में सफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कारण देखिए कि ये जो साबुन है, ठीक है, जब इनको अपन मृदु जल में सफाई का कार्य करेंगे तो क्या है? आसानी से सफाई करेगा। लेकिन कठोर जल में क्यों नहीं करता है? क्योंकि कठोर जल में कार्य इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ पर उसमें कठोर जल में 2 प्रकार के आयन होते हैं। कौन से? एक तो कैल्शियम आयन Ca और एक मैग्नीशियम आयन Mg। ये आयन होते हैं। ये आयन जो हैं ये क्या होता है कि साबुन के अणुओं में से क्या करेंगे? जो सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है उनको क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी उस साबुन में से सोडियम को हटा देंगे या पोटेशियम को हटा देंगे और क्या बनाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं।
और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पहले बताए हैं, ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी घुलनशील नहीं होते, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएंगे, और अवक्षेपित हो जाते हैं तो सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार क्या है कि जो साबुन है वो मृदु जल में ही सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो आप इसका कारण बताएंगे कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से जो सोडियम आयन है उसको वहाँ से हटाकर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेंगे, जो जल में क्या है, अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण सफाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, तो अपमार्जक जो है वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट। ये यहाँ देखिए, ये क्या है, आर जो है एल्किल बोलेंगे, तो सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम है ये एल्किल सल्फेट है, ठीक है, तथा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये जो है RC6H5SO3Na। तो यहाँ पर ये RC6H5SO3 है, ये तो क्या है, बेंजीन सल्फोनेट, और Na क्या है, सोडियम। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम एल्किल सल्फेट, ये जो लवण हैं ये क्या है, कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। और अपमार्जक जो हैं वो कठोर जल में भी कार्य करते हैं और मृदु जल में भी कार्य करते हैं। अब हमारा प्रश्न आता है कि अपमार्जक जो है वो कठोर जल में भी सफाई करता है जबकि साबुन नहीं। तो हमने पढ़ा है कि साबुन जो है वो क्या है कि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, इसका जो सोडियम है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी हट जाता है, और क्या बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनते हैं। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है, जिसके कारण सफाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि हमने अब देखिए, ठीक है, अब क्या है कि जो अपमार्जक हैं ये जो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है ये क्या है, सोडियम आयन के द्वारा क्या है, प्रतिस्थापित। यदि उनके सोडियम एल्किल सल्फोनेट अपन ने देखा है, तो यहाँ क्या है कि उसके यदि सोडियम आयन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो अशुद्धियाँ हैं जो कठोर जल में पाई जाती हैं, इनके द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दें तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनते हैं ये भी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होंगे तो जिससे क्या है कि सफाई प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसी कारण अपमार्जक है वो कठोर जल में भी सफाई की प्रक्रिया आसानी से करते हैं। यह परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अपमार्जक तो कठोर जल और मृदु जल दोनों में सफाई करता है, लेकिन साबुन क्यों नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि साबुन में जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने के बाद जो लवण बनता है वह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन जो अपमार्जक है उनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनेंगे वो जल में घुलनशील होने की वजह से सफाई प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अब हमारा अगला टॉपिक है मिसेल निर्माण और साबुन से शोधन क्रिया, यानी सफाई कैसे होती है साबुन से, इसे हम समझेंगे। तो यहाँ मिसेल जो है ये बनने के लिए जो भी साबुन और अपमार्जक है ये सबसे पहले क्या है, जो भी सफाई प्रक्रिया करते हैं ये कैसे करते हैं, मिसेल बनाकर ही सफाई की प्रक्रिया की जाती है। तो मिसेल कैसे बनता है ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हम साबुन के जो अणु हैं इनको जल के साथ घोलते हैं तो जो साबुन के अणु हैं इनका क्या होता है, आयनन होता है। आयनन का मतलब है क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे, जैसे ये क्या है, एक सोडियम एसिएट जो है उसका यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, तो ये साबुन है, ठीक है। जब इसे जल में घोला जाता है तो एसीटेट अलग हो जाता है और सोडियम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एसिडेट है इसमें आप लोग यह देख रहे हैं, इसे हम ऐसे भी लिखेंगे कि ये जो C17 है ये कार्बन के अणु है, C और H ये हाइड्रोकार्बन है, इनको एल्किल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इनको हम क्या लिख देंगे, R। ये सिरा है, इसे हमने R लिख दिया है। यहाँ COO है और Na है।
तो जब इसे हम जल में घोलेंगे तो क्या बनाएगा, RCOO माइनस। तो ये क्या है, साबुन का एक हिस्सा है, दूसरा क्या है, सोडियम। तो यानी साबुन कितने आयनों में बट गया, 2 आयनों में बट गया, इसे क्या कहेंगे, आयन। तो ये जो हिस्सा है इसमें क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है R। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, यानी जल के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है COO माइनस, ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, ध्रुवीय हिस्सा होता है, और ये क्या होता है, जल स्नेही होता है, यानी जल के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम ऐसे, ठीक है, ये बता रहे हैं, ये क्या है, एल्किल यानी हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से को बता रहा है, और COO है, इसे क्या है, गोले के रूप में दर्शाया गया। तो ये वाला हिस्सा क्या है, जल विरोधी और हाइड्रोकार्बन होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, जल स्नेही और ध्रुवीय हिस्सा होता है। जल स्नेही मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये क्या बनाएगा, पूंछ बनाएगा। ये क्या बनाएगा, पूंछ। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा जो R है ये क्या है, जल विरोधी होता है और पूंछ होता है। और इसका जो ध्रुवीय हिस्सा है ये क्या है, जल स्नेही होता है। तो जब भी हम इस साबुन को जल में घोलेंगे तो ये 2 हिस्से बन गए। अब ये 2 हिस्से इस प्रकार बनेंगे, ठीक है, ये ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे कि इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये तो कहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं, बीच में। और ये जो हिस्सा है जो जल स्नेही हिस्सा है ये कहाँ व्यवस्थित हो जाएगा, बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो संरचना बन जाती है ये क्या कहलाती है, मिसेल संरचना कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मिसेल संरचना। तो इसमें हाइड्रोकार्बन जो पूंछ वाला हिस्सा है ये जल विरोधी है और ये कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ। और जो ध्रुवीय हिस्सा है जो जल स्नेही होता है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये कहाँ हो जाता है, बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। और इसे हम क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिसेल क्या होता है, मिसेल संरचना समझाइए। तो आप लोग इस प्रकार ये संरचना बनाकर, ठीक है, और ये बताकर क्या है, इसे क्या बताएंगे कि ये मिसेल संरचना है। तो यहाँ पर ये इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये मध्य की तरफ, और ये जो जल ध्रुवीय हिस्सा है ये बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है और क्या बनाता है, मिसेल संरचना बनाता है। अब हम देखेंगे कि साबुन की सफाई कैसे करता है। तो जो भी गंदगी है, जो हम कपड़ों को धोते हैं तो अधिकांश गंदगी जो है वो क्या होती है, या तो तेल की बूंद होती है या चिकनाई से संबंधित गंदगी होती है। तो ये जो तेल की बूंद और चिकनाई है ये हमें पता है कि जल के साथ क्या है, अघुलनशील है, यानी जल में घुलती नहीं है। ये जो चीज़ें जो जल में घुलती नहीं है वो किसके साथ घुलनशील होती हैं, हाइड्रोकार्बन में घुल जाती हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं कि साबुन लगाते हैं सफाई क्रिया करने के लिए, तो क्या करेगा कि जो साबुन में जो इसका ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो किससे क्रिया करेगा, चिकनाई को चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। और जैसे ही घेरेगा तो क्या है, ये क्या है, मिसेल संरचना बन जाती है। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ देखिए, ये जैसे चिकनाई हमने बताई है, ठीक है, ये चिकनाई है। जब हम इसके साबुन लगाते हैं तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये क्या हो जाता है, चिकनाई के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ये जो ध्रुवीय हिस्सा है ये इसके चारों तरफ व्यवस्थित हो जाता है। अब इसके क्या है कि जैसे हम साबुन लगाते हैं तो ये इसके साथ चारों तरफ संरचना बना के, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ बीच में तो क्या रह जाती है, गंदगी, और चारों तरफ ये जो साबुन के अणु हैं ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो गंदगी है इससे कौन सा हिस्सा क्रिया कर रहा है, हाइड्रोकार्बन वाला। और ये जो ध्रुवीय हिस्सा है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही हम जल डालेंगे तो ये जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण, ठीक है, जल के साथ कहाँ निकल जाता है, इस चिकनाई को लेकर बाहर निकल जाता है, कपड़े से चिकनाई को क्या कर देता है, हटा देता है। तो इसमें जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये चिकनाई को आकर्षित करेगा, और जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग है ये क्या है, बाहर की तरफ निकलता है। और इस प्रकार क्या है, चिकनाई को क्या कर लेते हैं, घेर कर मिसेल संरचना बना लेंगे। और बाहरी हिस्से पर जो ध्रुवीय सिरा है जो जल से आकर्षित होता है ये संपूर्ण चिकनाई को क्या है, खींचकर कहाँ ले जाएगा, जल में ले जाएगा। तो इस प्रकार जो गंदे कपड़े हैं जिनमें जैसे ही हम साबुन में पानी